नमस्कार, मास्टर स्ट्रोक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ हूं मैं रूबिका लियाकत। आज सबसे पहले उत्तर प्रदेश की उस राजनीति की बात करेंगे जिस पर पूरे देश की निगाहें लगी हुई हैं। वैसे तो किसी राज्य का विधानसभा चुनाव स्थानीय मुद्दों तक ही सीमित रहता है, लेकिन उत्तर प्रदेश पूरे देश में इकलौता एक ऐसा राज्य है जहां का फैसला 2024 में देश की तस्वीर तय कर सकता है। और इसीलिए पूरे विपक्ष को उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव से बहुत उम्मीदें हैं। हर सर्वे में अखिलेश का विजय रथ भी हर रोज सत्ता की ऊंचाइयों की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन अखिलेश यादव के अपने परिवार के लोग राजनीतिक सेंध लगा रहे हैं और वो परिवार में लगती राजनीतिक सेंध कई सवाल खड़े कर रही है। 2017 में जब समाजवादी पार्टी की हार हुई थी तो विशेषज्ञों ने, पॉलिटिकल पंडित्स ने परिवार की कलह को बहुत बड़ा जिम्मेदार माना था। अब एक बार फिर से चुनाव से ठीक पहले अखिलेश के परिवार में कलह हो रही है। कल अपर्णा यादव बीजेपी में शामिल हुई, आज मुलायम सिंह यादव के साढ़ू प्रमोद गुप्ता भी बीजेपी का सियासी दामन पकड़ चुके हैं। उधर ये भी कहा जा रहा है कि शिवपाल यादव भी बगावती तेवरों में दिख रहे हैं। मास्टर स्ट्रोक की कवर स्टोरी अखिलेश के परिवार में मची इसी उठा पटक पर आधारित है। मुलायम सिंह जी की सहमति है, उनका आशीर्वाद मिला। आशीर्वाद लेकर के आई हूँ जी। ये काम भारतीय जनता पार्टी कर सकती है, उन्हीं से सवाल पूछिए। समाजवादी पार्टी किसी के घर में लड़ाई नहीं कराती। ये अखिलेश की कसक है या बीजेपी पर उनका तंज, ये सिर्फ अखिलेश ही बता सकते हैं। लेकिन परिवार के सदस्यों का एक एक कर कमल के खेमे में जाना उनके लिए अच्छा संकेत तो नहीं है, क्योंकि कुनबे में कलह का खामियाजा अखिलेश 2017 के चुनाव में भुगत चुके हैं। अब 2022 में जो तस्वीर आनी शुरू हुई है वो कलह पार्ट 2 का ट्रेलर ही लगती है। मुलायम परिवार की बहू अपर्णा यादव के कमल के रथ पर सवार हुए अभी 24 घंटे भी नहीं बीते थे कि परिवार का एक और सदस्य साइकिल से उतर गया। इस बार मुलायम सिंह के साढ़ू प्रमोद गुप्ता ने बीजेपी के खेमे में एंट्री ली है। कमल का हार पहनते ही प्रमोद गुप्ता ने मुलायम परिवार में सेंध को लेकर बीजेपी की बिसात का खुलासा भी कर दिया। गैर समाजवादी लोग जो मुलायम सिंह यादव को गालियां देते हैं, उनको तरजीह दी जा रही है। नेताजी को कैद कर रखा है अखिलेश जी ने, वो विक्रमादित्य मार्ग से निकल नहीं पा रहे हैं, किसी से मिलने नहीं दिया जा रहा है। अखिलेश जानते हैं कि बीजेपी का ये दाव उन्हें नुकसान पहुंचा सकता है। अखिलेश को चोट परिवार में टूट की लगी है, इसीलिए पलटवार में उन्होंने बीजेपी के परिवारवाद के मुद्दे को हथियार बनाया। ये काम भारतीय जनता पार्टी कर सकती है, उन्हीं से सवाल पूछिए। समाजवादी पार्टी किसी के घर में लड़ाई नहीं करा सकती। नहीं, हम ये नहीं करेंगे, ये परिवार में झगड़ा नहीं कराएंगे हम किसी के। कि भारतीय जनता पार्टी को खुश होना चाहिए इस बात को लेकर के। भारतीय जनता पार्टी जो आरोप लगाती है परिवारवाद का, कम से कम हमारे परिवारवाद को तो खत्म कर रहे हैं वो लोग। इसके लिए उन्हें धन्यवाद देता हूं मैं। अखिलेश ये जानते हैं कि अब तक उनके परिवार के जो भी सदस्य बीजेपी में गए हैं उनका कोई खास जनाधार नहीं है, इसीलिए चुनावी नुकसान होने का खतरा बहुत कम है। लेकिन चुनाव जनाधार के साथ साथ परसेप्शन की भी लड़ाई है, इसीलिए बीजेपी जानबूझकर लगातार अखिलेश के परिवार में फूट को हवा दे रही है। तो काउंटर में अखिलेश भी बीजेपी कैंप में लगाई गई सेंध की ताकत दिखा रहे हैं। समाजवादी पार्टी अपने परिवार तक को संभाल नहीं पा रही। कल ही अपर्णा यादव जी आई, आज मुलायम सिंह जी के साढ़ू आ गए। जो परसेप्शन समाजवादी पार्टी का है, जिस तरीके से समाजवादी पार्टी में भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े मंत्री शामिल हुए हैं, जिनके पास व्यापक समर्थन है, जनाधार है। दरअसल अखिलेश यादव ने दारा सिंह चौहान और स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे बीजेपी नेताओं को अपनी पार्टी में लाकर बीजेपी को ही बैकफुट पर ला दिया था। लेकिन बीजेपी अब मुलायम परिवार के सदस्यों को अपने खेमे में लाकर इसकी भरपाई करने की कोशिश में है। अखिलेश यादव जहां तक जनाधार वाले नेताओं को और उनकी ताकत को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी वाले मुलायम परिवार में फूट को चुनावी अखाड़े में उतारकर उसकी माइलेज लेने की कोशिश में हैं।
मुलायम सिंह परिवार में रिश्ते भी थोड़े उलझे हुए तो हैं, इसीलिए बीजेपी की राहें आसान भी हो गई है और इस तरह बीजेपी मुलायम परिवार के 4 चेहरों को अपने साथ जोड़ने में कामयाब हो चुकी है। कौन? सबसे बड़ा चेहरा है उनकी बहू छोटी वाली अपर्णा यादव, जो कल बीजेपी में शामिल हो गई। इसके बाद साढ़ू प्रमोद यादव, जिनका नाम आ रहा है आज ही कमल के खेमे में गए। तीसरा नाम है हरिओम यादव का, जो पहले ही मुलायम सिंह के समधी है और पहले ही वो बीजेपी में शामिल हो गए इसी महीने। इसके अलावा मुलायम की एक भतीजी संध्या यादव भी बीजेपी से जुड़ी हुई है, बहुत पहले जुड़ गई लेकिन जुड़ी हुई है। बीजेपी इस संख्या में इजाफा भी करना चाहती है क्योंकि उसे मालूम है कि मुलायम परिवार के समीकरण इसमें मददगार साबित होते हैं। और वो कैसे, आप समझिए। मुलायम सिंह की 2 शादियां हुई है। पहली पत्नी का नाम है मालती देवी, जबकि दूसरी पत्नी जो है वो साधना गुप्ता है। पहली पत्नी मालती देवी के बेटे अखिलेश यादव है, दूसरी पत्नी के बेटे हैं प्रतीक यादव। अखिलेश की पत्नी डिंपल यादव है और प्रतीक की पत्नी अपर्णा यादव है, जो बीजेपी में गई है। इस तरह अखिलेश और प्रतीक जो है वो सौतेले भाई है और सौतेले भाइयों के बीच पावर स्ट्रगल में ही पूरा परिवार इस वक्त 2 खेमों में बंट गया है। 2012 के विधानसभा चुनाव जीतने के बाद मुलायम सिंह यादव ने अपनी राजनीतिक विरासत अखिलेश यादव को सौंप दी। इसके साथ ही यादव परिवार में दरार पड़ गई, क्योंकि एक धड़ा अखिलेश यादव के साथ खड़ा था तो दूसरा धड़ा अखिलेश यादव के खिलाफ, और ये दरार इतनी बड़ी थी कि समाजवादी पार्टी ही टूट के कगार पर आ गई। 2017 के चुनाव में बीजेपी को परिवार में लड़ाई का जबरदस्त फायदा हुआ था। इस बार अखिलेश ने हार से कुछ सीख जरूर ली है, इसलिए वो परिवार में एक्टिव पॉलिटिक्स करने वालों को साथ लेकर चल रहे हैं, जिसमें चाचा शिवपाल शामिल हैं। अपर्णा एक्टिव पॉलिटिक्स से दूर रहती हैं। शायद यही वजह है कि अखिलेश ने उनके बीजेपी के साथ जाने को ज्यादा तवज्जो नहीं दी। हमें अपने राष्ट्र को सर्व करना है, हमें राष्ट्र धर्म से सर्वोपरि कुछ नहीं लगता है और इसीलिए मैं भारतीय जनता पार्टी को मैंने आज ज्वाइन किया। सबसे पहले तो मैं बधाई दूंगा और शुभकामनाएं, और साथ ही साथ हमें खुशी इस बात की है कि समाजवादी विचारधारा का विस्तार हो रहा है। अखिलेश बीजेपी में शामिल हो रहे परिवार के सदस्यों के खिलाफ कोई बयानबाजी नहीं कर रहे हैं। इससे वो सिर्फ अपनी ताकत दिखा रहे हैं या बीजेपी को निशाना बना रहे हैं, ताकि परसेप्शन की जंग में परिवार में कलह सामने न आए और सियासी ताकत की नुमाइश हो। इसके लिए उन्होंने उन सहयोगियों को भी मैदान में उतार दिया है जिन्हें वो बीजेपी से तोड़ कर लाए हैं। अपर्णा एक अकेले जा सकती हैं, अपना वोट लेके जा सकती हैं, लेकिन अपर्णा ये सोचें कि हम समाज का वोट ले जाएं तो समाज का वोट तो अखिलेश यादव जी के साथ है। अपर्णा जी अगर भाजपा में गई हैं तो इसको बहुत खुश नहीं होना चाहिए, वो भाई बहन का मिलन है। अपर्णा जी भी मूलतः बिष्ट समाज से आती हैं और हमारे मुख्यमंत्री जी भी बिष्ट समाज से आते हैं, तो ये भाई बहन का मिलन है। हालांकि ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी में सब कुछ ठीक है, झगड़ा वहां भी है, लेकिन वहां का झगड़ा परिवार का झगड़ा नहीं बल्कि परिवार के सदस्यों को टिकट देने का झगड़ा है। अपने वरिष्ठ सहयोगी पंकज झा और संजय त्रिपाठी के साथ रणवीर, एबीपी न्यूज, लखनऊ। कुनबे में कला से लड़ रहे अखिलेश ने पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए अपनी सीट का भी ऐलान कर दिया है, ये भी खबर है। पिछले 24 घंटे से कई सीटों पर कयास चल रहे थे, इन सब पर ब्रेक लगाते हुए उन्होंने सबसे सेफ सीट को चुन लिया है और ये सीट है मैनपुरी जिले की करहल विधानसभा सीट। अखिलेश ने इस सीट को चुना क्या, सेफ सीट के पीछे क्यों उन्होंने सीट को चुना और सेफ सीट के पीछे सियासी मकसद क्या है, ये समझने के लिए मेरे सहयोगी संजय त्रिपाठी और रणवीर के साथ पंकज झा की इस स्पेशल रिपोर्ट पर नजर डालिए। चुनाव लड़ने के ऐलान के बाद अखिलेश ने सीट को लेकर जो सस्पेंस क्रिएट किया था, उससे 24 घंटे बाद ही पर्दा उठा दिया। पार्टी के सारे गुणा गणित करने के बाद अखिलेश ने अपने गढ़ में रहकर ही सबसे सेफ सीट को अपनी नई कर्म भूमि के तौर पर चुना है। पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ने जा रहे अखिलेश यादव मैनपुरी जिले की करहल विधानसभा सीट से किस्मत आजमाएंगे। करहल सीट पर चुनाव लड़ने का फैसला स्थानीय विधायक, एमएलसी, जिलाध्यक्ष और स्थानीय नेताओं से सलाह मशवरे के बाद लिया गया है। यादव बहुल इस सीट को अखिलेश यादव के लिए सबसे सुरक्षित सीट मानी जा रही है, क्योंकि ये सीट समाजवादी पार्टी के गढ़ वाली सीट मानी जाती है। अखिलेश ने चुनाव लड़ने से तो पर्दा बुधवार को ही हटा दिया था,
लेकिन सीट का सस्पेंस खत्म नहीं किया। इसके 24 घंटे बाद अखिलेश फिर मीडिया के सामने आए, तो भी उन्होंने सीट का ऐलान नहीं किया। हालांकि उनके बयान से ये इशारा जरूर मिल गया कि वो एक सेफ सीट से ही मैदान में उतरने वाले हैं। मैं आजमगढ़ की जनता से कहूंगा और पार्टी जहां फैसला लेगी वहां लड़ूंगा। समाजवादी पार्टी तय करेगी कहां चुनाव लड़े, लेकिन क्योंकि समाजवादी पार्टी आगे है, समाजवादी पार्टी आगे है तो आगे ही रहेंगे हम भी। करहल समाजवादी पार्टी का गढ़ क्यों है, ये इस बात से ही समझा जा सकता है कि 2017 में जब बीजेपी की लहर चरम पर थी, तब भी यहाँ समाजवादी पार्टी को बम्पर वोट मिले थे। 2017 के विधानसभा चुनाव में करहल सीट पर समाजवादी पार्टी को लगभग आधे वोट यानी कुल पोल वोट का 49.81% वोट मिला, जबकि बीजेपी के खाते में सिर्फ 31.45% वोट गया था और बीएसपी ने 14.18% वोट ही हासिल किए। अखिलेश फिलहाल आजमगढ़ से सांसद हैं और उनके इस फैसले का पूर्वांचल के वोटर पर असर ना हो, शायद ये भी वजह थी कि उन्होंने सीट का ऐलान करने से पहले ही आजमगढ़ की जनता का नाम लेकर उनसे इजाजत लेने की बात कही थी। मैं आजमगढ़ की जनता से अनुमति लेकर के ही चुनाव लड़ूंगा, अगर चुनाव लड़ता हूं तो। अखिलेश की सीट का ऐलान होते ही बीजेपी ने भी ताकत की नुमाइश शुरू कर दी है। बीजेपी के नेता एक सुर में ये दावा कर रहे हैं कि वो अखिलेश को उनके गढ़ में ही मात देंगे। अगर उनको ये गलतफहमी है कि मैनपुरी उनका गढ़ है जहां उनके पिताजी चुनाव जीत करके आए हैं और वहां से वो चुनाव लड़ करके सेफ है, हम उनकी साइकिल को करहल में ही पंचर कर देंगे, वो एक्सप्रेसवे चढ़ नहीं पाएंगे जिस एक्सप्रेसवे से उनको घर से लखनऊ आने का रास्ता मिलता है। लखनऊ की दूरी करहल से बहुत ज्यादा हो जाएगी। जो अब तक कह रहे थे कि वो उत्तर प्रदेश की किसी भी सीट से चुनाव लड़कर जीत जाएंगे, तो आखिरी में उनको कौन सी सीट मिली? वह सीट जो जहां से उनके पिताजी लोकसभा के सांसद हैं और उन्हीं के अंतर्गत आने वाली करहल, जो कि एक इनकी जाति विशेष की बाहुल्य सीट है, वहां के ऊपर भी वह चुनाव हारेंगे। करहल विधानसभा इस बार भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। जाहिर है बीजेपी अखिलेश को परेशान करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाएगी और ये सियासत की एक सधी हुई रणनीति भी है। अखिलेश का सेफ सीट पर जाना भी इसी रणनीति के तहत हुआ है। लखनऊ से संवाददाता संजय त्रिपाठी और रणवीर के साथ पंकज झा की रिपोर्ट। अखिलेश के चुनाव लड़ने के ऐलान के बाद आजमगढ़, इटावा, मैनपुरी, संभल की गुन्नौर की सीटों पर कयास लगाना शुरू हो गया था, लेकिन उन्होंने करहल पर मुहर लगाई। क्यों, ये समझिए। करहल सीट पर तीसरे चरण में मतदान होगा और सीएम योगी की सीट पर छठे चरण में मतदान होना है। अखिलेश तीसरे चरण में फ्री हो जाएंगे, पूर्वांचल में ताकत लगा पाएंगे। दूसरी बड़ी वजह यह है कि अगर सेफ सीट ना होती तो प्रचार के लिए वक्त फिर देना पड़ता। ऐसे में अपनी सीट के कारण दूसरे इलाकों की अनदेखी हो सकती थी, इसीलिए इसे चुना। वैसे तो करहल सीट मुलायम परिवार के गढ़ में ही आती है, लेकिन इस सीट का जातीय समीकरण इसे और भी सेफ या सेफेस्ट बना देता है। चुनाव आयोग के मुताबिक करहल में कुल वोट 3,71,000 है। इसमें यादव करीब 1,44,000 है, शाक्य 35,000 है, क्षत्रिय 25,000, लोधी 11, मुस्लिम 14,000, ब्राह्मण 14,000, जाटव जो है वो भी 34,000 है और इसीलिए ये सेफेस्ट सीट अखिलेश के लिए हो जाती है। अखिलेश के अब उस चुनावी दाव का भी विश्लेषण कर लें जो सेफ माना जा रहा है और कैसे हमने इसका गुणा भाग किया है। मास्टर स्ट्रोक में अब आप समझिए यूपी की चुनावी जंग में कैसे हर रोज नए नए वादों के पिटारे खुल रहे हैं। अखिलेश यादव सबसे आगे इसमें। आज उन्होंने पेंशन वाला दाव चला। अखिलेश ने ऐलान किया कि 2005 में पेंशन से जुड़े जो नियम बदले गए थे, जिसके खिलाफ कर्मचारी काफी दिनों से आंदोलन कर रहे हैं, अब उन कर्मचारियों की मांग को हम मान रहे हैं, मानने का उन्होंने ऐलान किया। इसे अखिलेश का पेंशन दाव कहा जा रहा है। पहले इस दाव को समझिए, फिर इसका गणित आपको समझाते हैं। 300 यूनिट बिजली घरेलू माफ होगी। 2005 से पूर्व कर्मचारियों को मिलने वाली पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू की जाएगी। समाजवादी पार्टी जो कहती है वो करके दिखाती है। अखिलेश यादव के चुनावी पिटारों में सौगात की कमी नहीं है, इसीलिए रोज वो एक नई सौगात का ऐलान कर रहे हैं। समाजवादी पेंशन की रकम बढ़ाने और फ्री बिजली के बाद आज उन्होंने पेंशन पर ही एक और मास्टर स्ट्रोक चला। 2005 से पूर्व कर्मचारियों को मिलने वाली पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू की जाएगी।
केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा वर्ष 2004 में नियमावली बनाई, जिसके आधार पर अप्रैल 2005 के बाद नियुक्त शिक्षक और कर्मचारी की मासिक पेंशन की योजना समाप्त की गई। मुझसे लगातार तमाम कर्मचारी और शिक्षक संगठन मिले और उन्होंने पूर्व की भांति पुरानी पेंशन योजना लागू करने की मांग करी। इन लोगों ने लगातार आंदोलन और धरना प्रदर्शन किया, लेकिन इस कर्मचारी विरोधी सरकार ने इनकी बात नहीं सुनी। अखिलेश के इस ऐलान से वो कर्मचारी संगठन बेहद खुश भी हैं, जो इसकी लंबे समय से मांग कर रहे थे। राजनीति के जानकारों के मुताबिक अखिलेश को इस योजना से चुनावी फायदा जरूर मिल सकता है। लोकतंत्र में जो फर्स्ट मूवर होता है वही गेनर होता है, और अखिलेश जी ने माननीय मुलायम सिंह जी के फैसले को, अपने पिता के फैसले को पलटने की प्रतिज्ञा ली है, तो भाजपा को भी चाहिए कि बड़े दिल के साथ अटल जी के फैसले को पलट दे। अखिलेश यादव ने अगर 2022 के चुनाव को देख के ये अनाउंसमेंट किया है, तो निश्चित तौर पर मान के चलिए कि उत्तर प्रदेश में भी 12 से 14 लाख के बीच में ऐसे कर्मचारी हैं सरकारी, जो 2005 के बाद सरकारी सेवा में आए हैं। तो उनके परिवारों के जो वोट हैं वो कहीं ना कहीं शेयर होंगे। जो डिमांड होगी ये होगी कि सरकार जो है वो सरकार में आने के बाद इसको लागू करे और पेंशन बहाल हो। यूपी चुनाव के लिए अभी किसी राजनीतिक दल का घोषणा पत्र नहीं आया है, लेकिन अखिलेश यादव स्ट्रैटेजिकली एक एक करके अपने घोषणा पत्र के बिंदुओं को जारी कर रहे हैं। ऐसे में पहले 300 यूनिट बिजली, फिर समाजवादी पेंशन और अब सरकारी कर्मचारियों की पेंशन का मुद्दा अखिलेश यादव ने सामने रख के कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को अपनी रणनीति में बदलाव करने की एक चुनौती दे दी है। ऐसे में देखना होगा कि क्या 300 यूनिट बिजली और पेंशन बहाली जैसे मुद्दों को बीजेपी को भी घोषित करना पड़ता है, या किसी और स्ट्रैटेजी के साथ बीजेपी लोगों के बीच आती है। लेकिन अखिलेश ने एक मास्टर स्ट्रोक चल दिया है। देखना होगा इसका असर चुनाव पर उनको किस तरीके से देखने को मिलता है। देखिए, अखिलेश की पेंशन योजना का सियासी पहलू तो आपने देख लिया है, लेकिन इसका अंक गणित बहुत इंटरेस्टिंग है, और यही अंक गणित आपको ये बता देगा कि वोटों की राजनीति असल में होती क्या है। ध्यान से समझिए, अखिलेश के ऐलान से प्रभावित होने वालों की कुल संख्या कितनी है? 12 लाख। अगर एक परिवार में 3 वोटर भी आप मान लीजिए तो संख्या हो जाती है 36 लाख। अब समझिए कि अगर अखिलेश सरकार बना लेते हैं तो इस 36 लाख वोट के लिए उन्हें खर्च कितना करना होगा। सबसे पहले अखिलेश का ऐलान आप समझिए, उन्होंने क्या कहा है, और जो कहा है उसके मुताबिक क्या है। 2005 के बाद नियुक्त कर्मचारियों को पेंशन मिलेगी। औसत रिटायरमेंट की उम्र कितनी होती है? 60 साल। इस तरह से जिसने 30 साल की उम्र में नौकरी की है तो वो रिटायर कब होगा? 2035 में। जिसने 35 साल में नौकरी पाई है वो रिटायर कब होगा? 2030 में। और 2025 में कौन रिटायर होगा? वही जिसने 2005 में, यानी जब वो 40 साल की उम्र में नौकरी ज्वाइन करेगा तब रिटायर होगा। अब सोचिए, नौकरी पाने की औसत उम्र क्या होती है? 40? नहीं, 25 से 35 साल लगभग। सिर्फ विशेष परिस्थितियों में ही आपको 40 साल में नौकरी मिलती है, जैसे दिव्यांग कैटेगरी है, विशेष आरक्षण वाले, वो 40 साल की उम्र में नौकरी शुरू करते हैं। अगर अखिलेश जीते तब भी उनका कार्यकाल जो है वो कब तक रहेगा? 2027 तक। यानी उनके कार्यकाल के आखिरी साल में वो लोग रिटायर होंगे जो 40 साल की उम्र में नौकरी पा लेते हैं, जो रिटायर होने की स्थिति में होंगे, जिन्होंने 38 साल में नौकरी ज्वाइन की होगी। 38 साल में नौकरी ज्वाइन करने वालों की संख्या बताइए कितनी होगी? बेहद कम। अगर अखिलेश सीएम बने भी तो 2025 से पहले शायद ही कोई उनकी पेंशन योजना का लाभार्थी बन पाएगा। अगर इस गणित को आप फिट करें तो मतलब साफ है कि ये बहुत चालाकी भरा चुनावी दाव है। इसीलिए हमने इसकी व्याख्या आपके सामने रखी है। देश में लगातार कोरोना केसेस बढ़ रहे हैं। तीसरी लहर में पहली बार पिछले 24 घंटों में 3 लाख से ज्यादा केसेस आए हैं। 3 लाख से ज्यादा। देश में आज 3,17,000 से ज्यादा केसेस आए हैं। देश में पॉजिटिविटी रेट 16.41 16.41% पर पहुंच गई है। कर्नाटक में सबसे ज्यादा 47,754 केसेस दर्ज हुए हैं। कर्नाटक में 2,93,000 से ज्यादा एक्टिव केसेस हैं। केरल में अब तक के सबसे ज्यादा
46,387 केसेस आए हैं। तमिलनाडु में 28,561 केसेस आए हैं। गुजरात में भी अब तक सबसे ज्यादा 24,485 नए मामले आए हैं। उत्तर प्रदेश में भी तीसरी लहर के सबसे ज्यादा 18,554 केसेस रिकॉर्ड हुए हैं। आपको ये आंकड़ा हम क्यों बता रहे हैं? इसलिए ताकि आप ये समझ सके कि कोरोना बढ़ रहा है, खत्म नहीं हुआ है। बुखार हल्का फुल्का होगा, जुकाम हल्का फुल्का होगा और ठीक हो जाएगा। अगर आप ऐसा विचार रखते हैं तो वो गलत है। अगर हम आपको ये कहें कि दुनिया में एक देश ऐसा भी है जो कोरोना को सिर्फ एक बुखार की तरह समझ रहा है, तो आप हैरान हो जाएंगे। आप इस रिपोर्ट को देखिए और इस देश के बारे में समझिए। ये लंदन मेट्रो है, जिसे ट्यूब भी कहते हैं, जहां लोग सामान्य दिनों की तरह अपने दफ्तर जा रहे हैं, क्योंकि कल अचानक इंग्लैंड की सरकार ने देश में कई तरह के प्रतिबंधों को हटाने की घोषणा कर दी। सबसे पहले इंग्लैंड के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन की वो घोषणा सुनिए, जिसकी वजह से उनकी सरकार की खूब आलोचना भी हो रही है। From now on, the government is no longer asking people to work from home. And people should now speak to their employers about arrangements for returning to the office. And having looked at the data carefully, the Cabinet concluded that once regulations lapse, the government will no longer mandate the wearing of face masks anywhere. Mr. Speaker, from tomorrow we will no longer require face masks in classrooms, and the Department for Education will shortly remove national guidance on their use in communal areas. कल यानी बुधवार को हुए इस ऐलान के बाद से इंग्लैंड में अब वर्क फ्रॉम होम तुरंत प्रभाव से खत्म कर दिया गया है। स्कूलों में भी मास्क लगाने को आज से खत्म कर दिया गया है। अगले गुरुवार यानी 27 जनवरी को पब्लिक ट्रांसपोर्ट और दुकानों में चेहरे ढकने की अनिवार्यता भी खत्म हो जाएगी। नाइट क्लब्स और बड़े इवेंट्स में भी कोविड पास से एंट्री की अनिवार्यता भी अगले गुरुवार यानी 27 जनवरी को खत्म हो जाएगी। इसके अलावा 24 मार्च के बाद कोविड संक्रमितों को आइसोलेट होने की कानूनी बाध्यता भी खत्म कर दी जाएगी। इन फैसलों से ऐसा लगता है कि इंग्लैंड की सरकार कोरोना को भी एक सामान्य फ्लू की तरह ट्रीट करने जा रही है। इसीलिए तो सार्वजनिक स्थलों पर मास्क पहनना खत्म किया जा रहा है। स्कूलों में भी पहले की तरह सामान्य नियम होंगे। यहाँ तक कि कोविड संक्रमितों को भी खुलेआम घूमने की इजाजत दी जा रही है। इंग्लैंड के शिक्षक संगठनों ने स्कूलों में बच्चों के चेहरे से मास्क हटाने के इंग्लैंड के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के फैसले की आलोचना की है। संगठनों ने साफ तौर से कहा है कि बोरिस जॉनसन ने यह फैसला अपना राजनीतिक भविष्य बचाने के लिए किया है। उन्होंने यहाँ तक सरकार पर आरोप लगाया है कि जल्दबाजी में लिया गया फैसला है। सरकार के इस फैसले पर डॉक्टर भी सवाल उठा रहे हैं। ब्रिटिश मेडिकल एसोसिएशन काउंसिल के चेयरमैन डॉक्टर चांद नागपॉल का कहना है ये फैसला डेटा के आधार पर नहीं लिया गया है, क्योंकि जब दिसंबर में कोरोना प्रतिबंधों का प्लान बी लागू किया गया था तब यूके अस्पतालों में 7,373 मरीज थे। अब इस हफ्ते के ताज़ा डेटा के हिसाब से 1,89,731 मरीज भर्ती है। लेकिन ब्रिटेन के डॉक्टरों की चेतावनी है कि मास्क हटाने से संक्रमण के केसेस में बहुत तेजी से इजाफा होगा और कमजोर लोगों को बहुत ज्यादा खतरा होगा। हालांकि आंकड़े ये बता रहे हैं कि यूके में कोरोना के केसेस कम हो रहे हैं। दिसंबर के बाद पहली बार केसेस में गिरावट दर्ज की जा रही है। मंगलवार को पूरे यूके में 94,432 नए केसेस आए। पिछले 2 हफ्ते में भी डेली केसेस में 37% की गिरावट दर्ज की गई है। यही बात यूके के स्वास्थ्य मंत्री साजिद जावेद भी कह रहे हैं। Our plan was to use the time that Plan B gave us to give ourselves extra power in our fight against Omicron. This plan has worked, and the data shows that Omicron is in retreat. Today's ONS data shows a fall in infections, including in older age groups. Hospitalizations have also fallen over the past week, and the number of patients, COVID patients, in intensive care beds is now at the same level as it was back in July. I've always said that we would open up the country as soon as the data supports it. कोरोना ने पूरी दुनिया को कंफ्यूज किया हुआ है। ब्रिटेन पाबंदियां हटा रहा है। कोरोना को अब सामान्य बुखार की तरह ट्रीट करने की बात हो रही है। दूसरी तरफ अमेरिका के स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर एंथनी फाउची कह रहे हैं कि अभी कोरोना खत्म नहीं होने वाला। डॉक्टर फाउची ने कोरोना महामारी को 5 चरणों में बांटा है और कहा है
कि हम तो अभी सिर्फ पहले चरण में हैं। पहला चरण जिसमें दुनिया में नकारात्मक प्रभाव होता है, बहुत ज्यादा बर्बादी होती है, जैसा कि अभी हो रहा है। किसी भी महामारी का दूसरा चरण है गिरावट, जिसमें नए केसेस में गिरावट आती है। मौजूदा दौर में भी ओमिक्रॉन के नए केसेस कम हो रहे हैं। फिर आता है तीसरा चरण, जिसमें होता है कंट्रोल यानी नियंत्रण, यानी बीमारी मौजूद तो होती है लेकिन समाज पर प्रभाव नहीं होता, जैसे सर्दी जुकाम या राइनो वायरस है। फिर आता है महामारी का चौथा चरण, जिसका नाम है उन्मूलन। इसका मतलब है महामारी देश में तो खत्म हो चुकी है लेकिन दुनिया में मौजूद है। जैसे उदाहरण के लिए पोलियो, अमेरिका से ये खत्म हो गया है लेकिन अभी भी कई देशों में मौजूद है। और फिर महामारी का पांचवा चरण है जड़ से नष्ट करना, लेकिन एंथनी फाउची के मुताबिक जड़ से सिर्फ चेचक खत्म हुआ है, कोविड के साथ ऐसा नहीं होगा। अब चीन की बात कर ले, उसकी नई हिमाकत की बात कर ले। वैसे तो चीन से कोई खबर जो है वो बाहर नहीं आती है, लेकिन ये जरूर पता चला है कि चीन में वहां के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की हालत ठीक नहीं है। शायद इसीलिए वो भारत के साथ अपनी भूमाफिया वाली चाल पे फिर से उतर आए हैं। इस बार चीन ने नई हिमाकत अरुणाचल प्रदेश में की है। यहाँ चीन ने भारत के एक 17 साल के युवक को किडनैप कर दिया है। सुनने में आपको अजीब लग रहा होगा कि एक देश 17 साल के एक युवक को किडनैप कर रहा है, लेकिन ये सच है। ये सच है कि जो दुनिया की सबसे बड़ी सेना होने का दावा करती है, चीन की वो PLA अब नाबालिग युवकों को किडनैप कर रही है। रिपोर्ट देखिए। यह है मीरम तोराम, अरुणाचल प्रदेश का वो युवक जिसका चीन की सेना ने अपहरण कर दिया है। अरुणाचल प्रदेश के सांसद तापिर गांव के इस ट्वीट से सबसे पहले ये जानकारी मिली, जिसमें उन्होंने लिखा, चीनी सेना ने 17 साल के मीरम तारोन को 18 जनवरी को भारतीय सीमा के अंदर से अगवा कर दिया। चीन ने भारत के अंदर अपनी 3 से 4 किलोमीटर रोड 2018 में बनाई थी। उसका दोस्त PLA के चंगुल से भागकर आया और फिर उसने जानकारी दी। सरकार की सभी एजेंसियों से गुजारिश है कि वो जल्द रिहाई की कोशिश करें। इस अपहरण कांड ने भारत चीन के कूटनीतिक संबंधों में एक बार फिर से खटास पैदा कर दी है। विपक्ष को भी भारत सरकार पर निशाना साधने का मौका मिल गया। राहुल गांधी ने ट्वीट किया, गणतंत्र दिवस से कुछ दिन पहले भारत के एक भाग्य विधाता का चीन ने अपहरण किया है। हम मीराम तारोन के परिवार के साथ हैं और उम्मीद नहीं छोड़ेंगे, हार नहीं मानेंगे। PM की बुज़दिल चुप्पी ही उनका बयान है, उन्हें फर्क नहीं पड़ता। राहुल गांधी जी कहाँ से ट्वीट कर रहे हैं मुझे लोकेशन नहीं मालूम है। राहुल जी को, अपने सैनिकों को, अपने प्रधानमंत्री को, अपने रक्षा मंत्रालय को बुज़दिल नहीं मानना चाहिए। भारत सरकार को तुरंत चीन से बात करनी चाहिए। जो वहाँ पे बॉर्डर पे कमांडर्स हैं उनको PLA से बात करनी चाहिए, और ये जो युवक को का अपहरण किया है, उसको अगवा किया है चीन ने, उसको वापस लेके आया जाना चाहिए। इसके ऊपर संसद में विस्तृत चर्चा होनी चाहिए। चीनी सेना द्वारा बंधक बनाए गए भारतीय युवक को सुरक्षित वापस लाने के लिए भारतीय सेना ने प्रयास शुरू कर दिए हैं। अरुणाचल प्रदेश स्थित सेना की लोकल फॉर्मेशन ने चीनी PLA के साथ हॉटलाइन संपर्क स्थापित कर उस युवक का पता लगाकर उसे सुरक्षित वापस सौंपने को कहा है। हालांकि बताया जाता है कि चीनी PLA की तरफ से फिलहाल जवाब का इंतजार किया जा रहा है। हमारे जो ये लड़का है उनको किडनैप किया गया है, तो बहुत ही अनफॉर्चुनेट बात है कि हमारे अरुणाचल में अभी भी चीन के लोग घुसपैठी कर रहे हैं। सितंबर 2020 में भी चीन की PLA सेना ने भारत के 5 युवकों को बंदी बना लिया था। ये 5 युवक जंगल में शिकार के लिए गए थे और इस दौरान रास्ता भटक कर चीन के सीमा क्षेत्र में प्रवेश कर गए। उसके बाद भारतीय सेना के प्रयासों से इन 5 युवकों को वापस लौटाया गया। दरअसल भारत और चीन की सीमा के बहुत बड़े हिस्से पर किसी तरीके की तारबंदी नहीं है और यही वजह है कि कई बार इस इलाके में जाने वाले नागरिक रास्ता भटक कर एक दूसरे के इलाके में पहुंच जाते हैं। पिछले कुछ दिनों से चीन एक बार फिर से वो सारे काम कर रहा है जिससे भारत और उसके कूटनीतिक संबंध खराब हों। जैसे लद्दाख में चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। चीन पेंगोंग झील पर एक पुल बना रहा है। सैटेलाइट की तस्वीरों से इसका खुलासा हुआ है। ये पुल झील के उत्तरी छोर को दक्षिणी छोर से जोड़ रहा है। पुल बनने से दोनों छोरों की दूरी घट जाएगी। 200 किलोमीटर की दूरी 40 से 50 किलोमीटर की हो जाएगी। हाल के ही दिनों में चीन की एक और हिमाकत की खबर भूटान से भी आई।
चीन भूटान के विवादित क्षेत्र में गांव का निर्माण कर रहा है। ये जगह डोकलाम से सिर्फ 30 किलोमीटर दूर है। चीन की इस हिमाकत का पता भी सैटेलाइट की तस्वीरों से चला है। इस इलाके में चीन 166 इमारतें और सड़क बना रहा है। डोकलाम का ये इलाका साल 2017 में खबरों में आया था। तब भारतीय सेना और चीनी सेना के बीच 73 दिनों तक यहाँ डेडलॉक रहा था। भारतीय सेना के मुंह तोड़ जवाब के बाद चीनी सेना को आखिरकार यहाँ से पीछे हटना पड़ा। चीन यहाँ सड़क बनाने की कोशिश में था, लेकिन भारत ने उसे रोक दिया था। सवाल यह है कि क्या ये शी जिनपिंग की ध्यान भटकाऊ नीति है? क्योंकि अपने देश में जिनपिंग पूरी तरह से विफल माने जा रहे हैं। जिनपिंग कोरोना और आर्थिक मोर्चे पर फेल माने जा रहे हैं। तो क्या इसीलिए वो फिर से भूमाफिया वाली भूमिका में आ रहे हैं? एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।